हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुकेश अपना यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः नया सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, किंतु नए सेशन प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि इससे पूर्व के सेशन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग परिचर्चा कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गजनी वंश या यामनी वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है कि गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और इसको दूसरे प्रकार से इस तरह भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे। तो दोस्तों, उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। कहीं कहीं इसको भीमदेव प्रथम भी लिखा जाता है। तो ये दोनों में से जो भी हो वही हमारा उत्तर होगा। शाहनामा के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इसकी रचना अलबर्नी के द्वारा की गई थी। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि यह किस विषय पर आधारित है। तो दोस्तों, किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद में तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन है। इसी प्रकार तारीख ए यामनी तथा किताबुल यामनी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये दोनों ही पुस्तक इतिहासकार उत्बी के द्वारा लिखी गई है। एक अन्य पुस्तक की तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना किसने की थी। तो इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि दोस्तों, इसकी रचना बैहाकी के द्वारा की गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि गजनी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे आपने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना विलंब किए हुए मैं चाहूँगा कि अपने नए सेशन पर आ जाऊं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का नया सेशन गौड़ वंश से संबंधित है। दोस्तों, गौड़ वंश को संसाबी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये गौड़ गजनी और हेरात के मध्य स्थित एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र है। यहीं पर गौड़ वंश की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, इस गौड़ पर महमूद गजनवी का शासन था, किंतु महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर गजनी के शासन की जिम्मेवारी अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हाथों में सौंप दी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और इसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी मोहम्मद गौरी का एक अन्य नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी था, जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इस संबंध में चर्चा हो जाए कि आखिर मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, यह सही है कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के सिंध प्रदेश पर विजय प्राप्त किया, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण भारत में साम्राज्य की नींव वह नहीं डाल सका। उसके पश्चात महमूद गजनवी, जो कि भारत पर कई बार आक्रमण किए और भारत के कई प्रांतों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपत्ति लूटना और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत करने तक ही केंद्रित रहा। इन दोनों मुस्लिम आक्रमणकारी से इतर मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। यही कारण है कि मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। राजनीतिक स्थिति। दोस्तों, हम लोग इस संबंध में परिचर्चा करें कि जिस समय मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये सभी राज्य अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि भारत के शासन प्रशासन पर नियंत्रण रख सके और मुस्लिम आक्रमणकारी का विरोध कर सके। इसी राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार किन किन क्षेत्रों पर उनके द्वारा अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के द्वारा प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया गया था और यह आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गोरी गुजरात की तरफ आगे बढ़ता है और गुजरात के पाटन पर उन्होंने आक्रमण किया। यह पाटन का क्षेत्र जो है इसको अनहिलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन रहता है और चालुक्य की राजधानी ये अनहिलवाड़ा रहता है, जिसे कि पाटन भी कहा जाता है। और चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय उस समय गुजरात में शासन कर रहे होते हैं। भीम द्वितीय से मोहम्मद गोरी की लड़ाई होती है और इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय होती है और यह पराजय भीम द्वितीय के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है। गुजरात की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी भागकर गजनी चला जाता है और इस पराजय से मोहम्मद गोरी को यह अनुभव हो जाता है कि भारत पर मुल्तान और सिंध मार्ग से आधिपत्य स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है और उन्होंने अपना इरादा बदल लेता है और अब मोहम्मद गोरी पंजाब के मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। उस समय पंजाब में खुसरो मलिक का शासन रहता है। ये खुसरो मलिक महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी रहता है और मोहम्मद गोरी खुसरो मलिक को पराजित कर पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पंजाब के बाद मोहम्मद गोरी
अजमेर की तरफ आगे बढ़ता है। दोस्तों उस समय अजमेर में ये दिल्ली का क्षेत्र भी सम्मिलित रहता है और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान उस समय तत्कालीन शासक रहता है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। इस चौहान वंश के पूर्व के शासक विग्रहराज तृतीय के द्वारा तोमरों से दिल्ली को छीनकर अजमेर में मिला लिया जाता है। चौहान राज्य में दिल्ली को मिला लिया जाता है और अपनी राज्य की सीमा सतलज तक पहुंचा दी जाती है। इस कारण से अजमेर के साथ साथ दिल्ली के क्षेत्र पर भी पृथ्वीराज चौहान का अधिकार रहता है। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रथम लड़ाई होती है और यह प्रथम युद्ध जो होता है इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, क्योंकि यह तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गौरी की हार होती है और गौरी पराजित हो जाता है। इस युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी गजनी चला जाता है और गजनी जाने के बाद वह निरंतर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। इधर दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सैन्य स्थिति यथावत रहती है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद गौरी, जिसे कि उसने इतनी बुरी तरह से पराजित किया, वह पुनः उनसे युद्ध करने की हिम्मत जुटा पाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। मोहम्मद गौरी पुनः 1192 ईस्वी में भारत आता है और उसी स्थान पर तराइन में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका दूसरा युद्ध होता है, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। उनकी मृत्यु के संबंध में अलग अलग मत हैं। हसन निजामी के अनुसार उन्हें अजमेर ले जाकर पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया जाता है, जबकि चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इनकी एक प्रसिद्ध कृति पृथ्वीराज रासो है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन मिलता है। तो चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर वहां उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उनकी हार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि पृथ्वीराज चौहान का चालुक्य और कन्नौज, इनसे अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर उनसे शादी कर लिया था और यही कारण था कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और ये तराइन के दूसरे युद्ध में इनके द्वारा कोई सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तराइन के दूसरा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी अब कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं। ये कन्नौज मध्य भारत में स्थित रहता है और इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहता है। यहाँ के शासक उस समय सम्राट कहलाते थे, इसलिए इस क्षेत्र के शासकों को
स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था और मोहम्मद गोरी के लिए यह क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। तो मोहम्मद गोरी इस प्रकार कन्नौज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और यहाँ के शासक जयचंद रहते हैं। मोहम्मद गोरी की जयचंद के साथ चंदावर नामक स्थान पर लड़ाई होती है और इसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में जयचंद के आंख में तीर लग जाने के कारण हाथी से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का दो मुख्य सेनापति रहता है। चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी लौटकर गजनी चले जाते हैं। उस समय गजनी में कुछ तुर्क सरदारों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसे दबाने के लिए मोहम्मद गोरी गजनी चले जाते हैं और यहाँ पर उनके दो सेनापति जो कि मोहम्मद गोरी के साथ आए हुए थे, इनके हाथों में शासन की बागडोर छोड़कर वो गजनी लौट जाते हैं। इनमें से एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है और दूसरा सेनापति बिन बख्तियार खिलजी रहता है, जिसका कि पूरा नाम इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर फिर से आक्रमण किया और गुजरात के शासक जो भीम द्वितीय थे चालुक्य वंश के, जिसके द्वारा कि मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से आक्रमण कर पराजित करते हैं। और इधर बिन बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल पर विजय की योजना बनाते हैं। बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय में काफ़ी चर्चित रहता है। यहाँ देश विदेश के अनेक लोग आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में भी यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलती थी। इस विश्वविद्यालय को बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और इसके जो पुस्तकालय थे उसमें आग लगा दी गई। साथ ही उस समय जो बौद्ध बिहार में बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया और बौद्ध विहारों को भी नष्ट कर दिया गया। बिहार में सफलता मिलने से वो अत्यधिक उत्साही हो गए और इसके बाद उन्होंने बंगाल पर भी आक्रमण किया और बंगाल में उस समय सेन वंश का शासन था, जिसका शासक लक्ष्मण सेन था। उन्होंने लक्ष्मण सेन को भी पराजित किया। मोहम्मद गोरी के द्वारा सिक्के चलाए गए और उस सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति एक तरफ बनी रहती थी और दूसरी तरफ कलमा, जो कि अरबी भाषा में लिखी जाती थी, वो रहती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज गौड़ वंश या संसबी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपना लाइक और कमेंट ज़रूर देते रहें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपके पास पहुंचा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज यहीं पर अपने सेशन को विराम देना चाहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।